आज का जो टॉपिक है बेटा कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कैपलर्स, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे पीछे वाले टॉपिक के जो करने वाले थे बेटा, कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन आज हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले बेटा थोड़ी सी देखो इसकी हिस्ट्री बताता हूं बेटा। हम लोग बात करते हैं 140 एडी की। 140 एडी लगभग आज से लगभग 2000 साल पहले, लगभग बता रहा हूं मैं, 1900 कुछ साल पहले, लगभग 1900 साल पहले लगभग। ठीक है, एक साइंटिस्ट है बेटा टोलेमी, स्पेलिंग है पी से स्टार्ट होती है, साइलेंट होता है बेटा, टोलेमी, ग्रीक साइंटिस्ट है बेटा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सबसे पहले बताया कि अर्थ के बारे में बताया कि हमारा सोलर सिस्टम या क्या चीज है बेटा इसके अंदर। इसने बोला कि जो हमारी अर्थ है ना वो सेंटर में है इस यूनिवर्स के। अर्थ जो है वो किस पे है, सेंटर पे है, और जो बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, जो सोलर सिस्टम है मतलब पूरा का सारा का सारा, वो क्या है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है बेटा। ठीक है, सबसे पहले टॉलेमी ने क्या बोला कि अर्थ जो हमारी सेंटर पे है, तो बाकी सारे प्लैनेट्स जो है इसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं बेटा। मतलब पहला साइंटिस्ट था जिसने हमें कुछ बताया सोलर सिस्टम से रिलेटेड बेटा। ठीक है, तो क्या बताया गया, हमें ये बताया गया बेटा कि अर्थ जो है सेंटर पे है और बाकी सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। इस थ्योरी को बोला गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियो का मतलब होता है अर्थ, सेंट्रिक का मतलब सेंटर। तो इस थ्योरी के अंदर अर्थ कहां पे था बेटा, सेंटर में था। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर अर्थ कहां पे थी, सेंटर पे थी, इसलिए इस थ्योरी को बोला गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या बोला गया, जियोसेंट्रिक थ्योरी, राइट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले अर्थ के बारे में किसने बताया बेटा हमें, कि अर्थ सेंटर पे है और उसके अराउंड प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते हैं। ये बताया था सबसे पहले टॉलेमी ने 140 एडी में, और ये पहला साइंटिस्ट था जिसने कुछ जानकारी दी हमें सोलर सिस्टम के बारे में। अर्थ को इसने सेंटर पे रखा और बाकी सारे जो प्लैनेट्स है रिवॉल्व करते हैं। इस थ्योरी को बोला गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, फिर लगभग 1500 साल बाद या 1400 साल बाद लगभग क्या हुआ, एक चेंज आया बेटा। चेंज क्या आया, साइंटिस्ट का नेम है बेटा, ग्रीक साइंटिस्ट है ये भी, कोपरनिकस। कोपरनिकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कोपरनिकस साइंटिस्ट आए जिन्होंने लगभग 1500 या 1400 साल बाद एक थ्योरी दी 1542 के अंदर। क्या थ्योरी दी, इसने बोला कि अर्थ सेंटर पे नहीं है, अर्थ सेंटर पे नहीं है, बल्कि क्या है सेंटर पे, सन सेंटर पे है। इसने बोला सन सेंटर पे है, और ठीक है, बाकी सब क्या करते हैं, इसके अराउंड क्या करते रहते हैं बेटा, रिवॉल्व करते रहते हैं। मतलब इसने जो पहले वाली थ्योरी थी जो टॉलेमी ने दी थी उसको गलत बोल दिया कि उसकी थ्योरी गलत है। इसने खुद की थ्योरी दी, तो थ्योरी क्या दी कि सन सेंटर पे है ना कि अर्थ, अर्थ सेंटर पे नहीं है बल्कि क्या है, सन सेंटर पे है बेटा। इज इट क्लियर, यहां तक समझ आ गया सबको। ठीक है, कि पहले वाली थ्योरी में अर्थ को सेंटर बोला गया, इस कौन सी थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी, जो किसने दी थी, जो किसने दी थी बेटा, जो दी थी हमारे को टॉलेमी ने। बाद में आई कोपरनिकस की थ्योरी, उसने बोला कि अर्थ सेंटर पे नहीं है बल्कि क्या सेंटर पे है, सन सेंटर के ऊपर है, और बाकी सब प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, इस थ्योरी को एक नेम दिया गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियो एक ग्रीक वर्ड होता है बेटा, ग्रीक के अंदर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सन। ठीक है, हीलियो क्या है बेटा, एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है सन। मतलब इसके अंदर, इस थ्योरी के अंदर क्या था, सन सेंटर में था, इसलिए इस थ्योरी को बोला गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो समझ आया, सबसे पहली थ्योरी टॉलेमी ने दी, कहां क्या था सेंटर पे, अर्थ, बाकी सब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते थे बेटा। बाद में थ्योरी आई कोपरनिकस थ्योरी, कब आई, 1542 में। ठीक है, और इसने क्या बोला कि सन सेंटर पे है ना कि अर्थ, और इस थ्योरी ने उसको गलत बोल दिया, टॉलेमी को गलत बता दिया गया। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक बोला गया इस थ्योरी को।
लेकिन सभी लोग इसके अगेंस्ट आ गए थे बेटा, अगेंस्ट आ जाएंगे क्यों? पहला तो ऐसा माना जाता भाई अर्थ जो है एक सबसे बड़ी चीज अर्थ ही है इस दुनिया में, क्यों सब चीजें उसके आगे रिवॉल्व कर रही हैं, राइट? रुकना बेटा, टाइको ब्राहे थर्ड, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं 1588 के अंदर, ठीक है? इसने बोला कि जो मून है ना वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है अलोंग विद द अदर प्लैनेट्स, सन और अदर प्लैनेट्स सब अदर किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। तो इसे वापस से पहले वाले पॉइंट पे ले आया जो पहले था बेटा, क्या ये सब कुछ किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं सब चीजें? अर्थ के अराउंड। इसने भी ये बोला कि मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और सन विद अलोंग विद द सन एंड द अदर प्लैनेट्स। तो ये वापस से हमें स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे ले आया जहां पर हम पहले थे बेटा, 1588 में थ्योरी थी बेटा। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज मैं बोलता हूँ। 1608 में इन्वेंशन हुआ। किस चीज का इन्वेंशन हुआ था किसी को पता है? 1608 में किस चीज का इन्वेंशन हुआ जिसने सोलर सिस्टम की थ्योरी को ही चेंज करके रख दिया? तो टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। वेरी गुड बेटा, टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई किसने की? गैलीलियो बेटा, गैलीलियो ने टेलीस्कोप डिस्कवर किया 1608 के अंदर बेटा, ठीक है? और फिर 1632 में उसने पब्लिश किया अपना विद हाई डेफिनेशन टेलीस्कोप। इसने क्या दिखाया? इसने बताया कि जो सन है उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है? और उसको ये माना गया, आज तक भी हम इसी थ्योरी पे ही बिलीव करते हैं और इसी पे ही वर्क कर रहे हैं हम लोग बेटा, कि सन के अराउंड ही सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। मतलब जो कोपरनिकस ने की तरह पहले बता दिया था, शायद उसकी मौत भी हो गई इसके बीच में तो, ठीक है? कोपरनिकस के बताने के बाद तो उसकी डेथ भी हो गई, जो उसकी बात मानी नहीं गई, लेकिन बाद में गैलीलियो ने उसको प्रूव करके दिखाया। गैलीलियो ने उसको प्रूव किया कि क्या सन ही प्रेजेंट है सेंटर पे और उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? पूरा सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है। समझ आया नहीं आया बेटा? तो ये थी सारी हिस्ट्री, हमारी सोलर सिस्टम की हिस्ट्री थी जो हमें पता होनी शायद जरूरी है। सबसे पहले टॉलेमी अर्थ सेंटर पे, कोपरनिकस सन सेंटर पे, ठीक है? थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया टाइको ब्राहे, इसने भी बोला अर्थ सेंटर पे वापस से। फिर गैलीलियो टेलीस्कोप डिस्कवरी, और देन बेटा 1632 के अंदर उसने ये प्रूफ करके भी दिखा दिया कि क्या सन ही सेंटर पे प्रेजेंट है और उसके अराउंड क्या प्रेजेंट, उसके अराउंड सभी प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है, ठीक है? तो गैलीलियो ने बताया काफी कुछ हमें। उसके बाद आया बेटा केपलर, उसके बाद आता है केपलर, ठीक है? केपलर ने क्या किया बेटा? फिर केपलर ने कुछ लॉ दिए जो इसके अंदर एप्लीकेबल हो रहे थे, कुछ ऐसे लॉ दिए जो एप्लीकेबल हो रहे थे और वो आज तक भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है? वो आज तक भी एप्लीकेबल हैं। तो ये इन लॉज को बोलते हैं केपलर्स लॉ बेटा, ठीक है? क्या बोलते हैं इन लॉज को? केपलर लॉ बोलते हैं हम लोग, ठीक है? और इसका पूरा नेम है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। समझ आया नहीं आया बेटा? किसी को कोई डाउट? केपलर्स फर्स्ट लॉ बेटा, हेडिंग डालेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ। देखो बेटा क्या है, केपलर ने बोला कि जो प्लैनेट है वो मूव करते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट में। देखो एक होता है सर्कल, अगर सर्कल को मैं एक्सपेंड कर दूं बेटा तो क्या बनता है? इलिप्स बन जाता है बेटा। अगर सर्कल को मैं ऐसे एक्सपेंड कर दूं, खींच दूं बेटा, तो क्या बन जाएगा? इलिप्स बन जाएगा। तो सर्कल है, ये इलिप्स है बेटा। तो जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं बेटा इलेप्टिकल ऑर्बिट में, ऐसे मूव करते हैं ना कि ऐसे, ठीक है बेटा? तो रूल 1 लिखेंगे, द प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स
around the sun. Planets move in elliptical orbit around the sun. planet जो है इस इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर ही रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड बेटा, सर्कुलर नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। planets move in elliptical orbit around the sun with the sun at one of the two foci. देखो अर्थ सेंटर का तो सॉरी सर्कल का तो एक ही सेंटर होता है, लेकिन फोकस के हम लोग होते हैं उसमें दो फोकस प्रेजेंट, ठीक है। देखो सर्कल का तो एक ही सेंटर होता है, लेकिन इलिप्स के हमारे पास दो फोकस होते हैं। अब इलिप्स बताने, इलिप्स आप 11th क्लास में स्टडी करते हो डिटेल में, तो आप इतना से याद रखो, इलिप्स के दो फोकस प्रेजेंट होते हैं। जहां पर सन का प्रेजेंट होता है, सन इज प्रेजेंट एट एनी, सन कभी सेंटर में नहीं होता, सन सेंटर में नहीं होता, और फिर से ये जो सर्कल नहीं है ना, ये ठीक है, इलिप्स शेप होती है, इलिप्टिकल, उसके अंदर दो फोकस होते हैं बेटा। सन किसी भी एक फोकस पे होता है, सन किसी भी एक फोकस में होता है, ठीक है। तो लिखो बेटा, द प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, द प्लैनेट्स मूव इन elliptical orbits around the sun, ठीक है, with the sun at one of the two foci होता है, मतलब प्लूरल फॉर्म है फोकस की बेटा, एक सिंगल फोकस होता है, दो के लिए वर्ड होता है, फोकी यूज होता है, FOCI, ठीक है। जहां पर सन का प्रेजेंट होता है, where sun with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit, मैं आपको एक डायग्राम बनाएंगे, इसके लिए आप समझ जाएंगे डायग्राम से ही, सबको ये लर्न हो जाएगा डायग्राम बनाते ही। देखो क्या आपने बनाना, इलिप्स ऐसे होता है बेटा, सर्कल नहीं बनाना होता, सर्कल ये होता है, इलिप्स का मतलब आपने थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना, एग वाली शेप बेटा, ठीक है। दोबारा मैं दिखाता हूं ऐसे, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दिया आपने, राइट, और ये आपने क्या बना दिया, यहाँ पर कोई प्लैनेट है, प्लैनेट बी, ठीक है। आपने दो फोकस बनाने हैं, एक फोकस ये है, एक फोकस ये है, और ये सन बनाते हैं सन, ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा। ये फोकस 1, ये फोकस 2, क्या है ये लो सिंपल सा लो है बेटा, क्या कि जो प्लैनेट है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, जिसके अंदर सन प्रेजेंट होता है एट वन एनी ऑफ द वन फोकस, फोकी बोल देते हैं उसके लिए प्लूरल वर्ड। समझ आ गया बेटा कि प्लैनेट जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और सन का प्रेजेंट होता है, दोनों में से किसी भी एक फोकस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ज्यादा हम लोग केपलर सेकंड लॉ बेटा, केपलर सेकंड लॉ, सर कितना टाइम लेते फेज 1 से फेज 2 जाने में? चलो बेटा केपलर सेकंड लॉ स्टेट कर रहे हैं हम लोग, केपलर सेकंड लॉ, ठीक है। क्या कहता है ये बेटा, लिखो बेटा, ईच प्लैनेट revolves around the sun, each planet revolves around the sun in such a way that line joining the planet to the sun, sweeps equal area in equal interval of time. सर एक बार रिपीट करना। Sweeps equal area in equal interval of time. I am repeating this. Each planet, मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ बेटा, देख लेना साथ साथ, सेकंड हो गया है, each planet revolves around the sun
in such a way that line joining planet to the sun sweeps equal area in equal interval of time. नोट कर लीजिए बेटा पहले। देखो बेटा, ये हमारा एक इलिप्स है, ठीक है। ये हमारे पास इलिप्स है बेटा। ये इसके दो क्या है, फोकस है। मान लो बेटा सन यहाँ प्रेजेंट है, फोकस नंबर 1 पे, ठीक है। मान लो सन यहाँ प्रेजेंट है फोकस 1 पे, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, तब जो जितना एक सेम टाइम के अंदर वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा बेटा। मतलब मान लो यहां से यहां तक आने में प्लैनेट को लगा टी टाइम लगता है, उसने ये एरिया कवर किया मान लो टी टाइम के अंदर, ये, ठीक है। उसी सेम टाइम में यहां से यहां तक आया और ये एरिया कवर किया उसने। ये एरिया और ये एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये एरिया और ये एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। एक प्लैनेट है बेटा, ये सन यहाँ है। प्लैनेट जो है मान लो एक घंटे में यहां से यहां तक आ गया, एक घंटे में यहां से यहां तक आ गया, तो कितना एरिया लेगा बेटा यहां से यहां तक? ये एरिया कवर किया इसने, ठीक है। अब मान लो मैं यहां से देखूं बेटा, एक घंटे में यहां से यहां तक यहाँ पे आ जाएगा बेटा इतना, ठीक है। तो एरिया कितना कवर हो जाएगा उस टाइम पे, ये हो जाएगा। ये एरिया और ये एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके एक बात पता लगती है इस चीज से, क्या बेटा, इससे हमें ये पता लगता है कि जब प्लैनेट सन से दूर होता है बेटा, जब प्लैनेट सन से दूर होता है तब वो धीरे मूव करता है, स्लो मूव करता है बेटा। स्लो मूव कर रहा है जब भी तो उसने सिर्फ इतना सा सर्कमफ्रेंस कवर किया है, ठीक है। लेकिन जब वो प्लैनेट के सन के नियर होता है तब वो फास्ट मूव करता है, जब भी वो ज्यादा सर्कमफ्रेंस उसने किया है कवर। लेकिन एरिया दोनों में क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। दोनों में एरिया क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। देखो एक बार दोबारा से, ये पहला लो है बेटा, इलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट मूव करता है, वेयर सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकस। ये सन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ सन प्रेजेंट है, फोकस है। मैंने बोला कि मान लो सन प्लैनेट ने टी टाइम के अंदर यहां से लेकर यहां तक आया, टी टाइम के अंदर प्लैनेट जो है यहां से यहां तक आया, तो ये डिस्टेंस कवर किया, तो एरिया निकाल लिया बेटा हमने इसका। अगर मैं इधर बोलूं इस साइड बेटा, तो ये जो ये रहेगा ना, प्लैनेट यहां से यहां तक, मान लो ये यहां तक चला जाएगा इस केस में। क्यों? बिकॉज उसका एरिया क्या करना है, एरिया इक्वल करना है। अगर वो इसमें भी इतना सही करता जितना यहाँ पे था, तो वो एरिया इक्वल ना बनता बेटा, ठीक है। तो सिर्फ ये नो है बेटा क्या, कि जो प्लैनेट जो है बेटा वो जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, वो इस तरीके से करता है कि वो हमेशा सेम टाइम के अंदर इक्वल एरिया ही स्वीप करता है बेटा। और वो कैसे करेगा, बाय चेंजिंग द स्पीड। इसमें एक लाइन है ना, सन नियर टू द सन स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज मोर, स्पीड ऑफ प्लैनेट इज मोर नियर द सन, whereas speed of planet is less far away from the sun, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक बात क्लियर हो जाना चाहिए, planet does not move with the constant speed around the sun, ठीक है। planet जो है एक constant speed से कभी मूव नहीं करते, स्पीड उसकी चेंज होती रहती है बेटा।
ठीक है, ये कब करते कांस्टेंट स्पीड से? जब ये सर्कुलर होता ना, अगर ये ऑर्बिट, अगर ये सर्कल होता, मान लो इलिप्स ना होता, अगर ये सर्कल होता, तब मान लो ये टी टाइम में यहां से यहां तक आया, तो अब टी टाइम में ये यहां से यहां तक, तब ये एरिया इक्वल रहता बेटा। ठीक है, सर्कल होता तब ये एरिया इक्वल रहता, तब स्पीड भी सेम रहती। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, ये पाथ कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है, इसलिए एरिया क्या रहेगा, एरिया सेम करने की वजह से स्पीड चेंज होती है बेटा, स्पीड वेरी करता है प्लेनेट। ठीक है, और क्या होएगा बेटा, स्पीड वेरी करेगा और एरिया सेम रखेगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा लॉ क्या कहता है कि प्लेनेट जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, वो इक्वल एरिया स्वीप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल टाइम के अंदर वो इक्वल एरिया स्वीप करता है। टी टाइम में एरिया ये रहा, टी टाइम में एरिया ये रहा, इसको अगर नेम देना चाहो तो ये एरिया यहां से आता है, तो ये एरिया सेम रहने वाला है। ठीक है, planet which revolve around the sun sweeps equal area in equal interval of time। इससे पता लगता है कि planet की जो स्पीड है वो सेम नहीं रहती, वो वेरी करती है। सन के नियर वो स्पीड ज्यादा हो जाती है, सन से दूर होने पर स्पीड कम हो जाती है, ताकि एरिया क्या रहे, इक्वल रहे। ये हमारे पास सेकेंड लॉ था, समझ। चलिए, कैप्लर्स थर्ड लॉ, कैप्लर्स थर्ड लॉ। कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, ये बोलता है देखो, द क्यूब ऑफ mean distance of planet from the sun is directly proportional to square of time it takes to move around the sun। एक बार नोट करिए बेटा, नोट डाउन। देखो बेटा क्या कहता है, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, मीन क्यों बोला गया, बिकॉज हमें पता है प्लैनेट का जो सन से डिस्टेंस है वो हर जगह अलग होता है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, तो हमने एक एवरेज निकाल दी बेटा, तो इसलिए बोला गया मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिस्टेंस है बेटा, ध्यान रखना, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस को हमने माना क्या, आर, तो मतलब आर क्यूब। मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, जो प्लैनेट का जो डिस्टेंस है सन से, उसका क्यूब, वो क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। जितना टाइम वो लेता है उसका स्क्वायर के बेटा, सन के मूव करने। ठीक है, तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, जब आर बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, टाइम भी लग जाएगा। ये रिलेशन याद रखना है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टू मूव अराउंड द सन। इसको आप लिखेंगे बेटा, इसको इतना ही छोड़ दो बेटा, ये याद होगा बेटा। ठीक है, इतना ही।